सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। सुप्रभात। अध्ययन लॉग के इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अध्ययन लॉग चैनल के माध्यम से आप सबको बीटीसी की कक्षाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसा कि हम सबको इस बात की जानकारी है कि विगत कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने बीटीसी के सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल की थी। बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा की जो पृष्ठभूमि रही और हमारे वर्तमान समाज में उसकी क्या उपादेयता एवं उपयोगिता है, उससे जोड़ करके उसको देखने का प्रयास किया जाता रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज भारतीय शिक्षा के इतिहास का जो चौथा पड़ाव है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्धकालीन, उसके बाद में फिर मुगल कालीन शिक्षा के संदर्भ में जानकारी हासिल की थी। आज हम लोग अंग्रेजी शिक्षा या ब्रिटिश कालीन शिक्षा या स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा के संदर्भ में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए, 1600 ईस्वी के आसपास भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। हम लोग ऐसा जानते हैं कि हमारे भारत देश में कई कंपनियां इस उद्देश्य से आई थी कि वहां पर आने के बाद में अपना व्यापार करेंगी, लेकिन सर्वप्रथम ऐसी कंपनियां जो कि केवल व्यापार के उद्देश्य से ही भारत में आई थी, वो आगे चल करके भारत की कुछ शासकीय कमजोरियों का फायदा उठाते हुए और उन्होंने फिर भारत में अपना साम्राज्य भी कायम कर लिया। भारतवर्ष की शासन सत्ता को उन्होंने अपने हाथों में ले लिया और इस तरीके से ऐसा हुआ कि भारत देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो भी उनके आदर्शों से ही अनुप्राणित होने लगी। उनके उद्देश्यों के अनुसार भारत की शिक्षा व्यवस्था भी संचालित होने लगी। इस तरीके से हम लोगों ने ऐसा पाया कि अंग्रेजों के आगमन से लेकर के और फिर भारत के आजाद होने तक एक कालखंड ऐसा भी रहा भारत में कि जिसमें शिक्षा व्यवस्था पूर्णतया अंग्रेजी शासकों के अधीन थी। अब हमको देखना यह है कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए और उसमें भी जो भारत की प्राथमिक शिक्षा रही उसके लिए किस प्रकार के प्रयास किए गए कि ताकि हमारी शिक्षा व्यवस्था आगे की ओर बढ़ सके। तो देखिए, हम लोग ऐसा जानते हैं कि अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों को शिक्षित करना नहीं था, बल्कि केवल भारत के लोगों के द्वारा उनको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने हेतु कुछ कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। तो उनकी जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोगों को तैयार करना कि जो उनकी कंपनी में ठीक ठाक ढंग से कार्य कर सकते हों और जो उनकी जो भी व्यवस्था है या कि उनकी जो कंपनी के भी कुछ कार्य हैं उसका प्रचार प्रसार भी वे भारत देश में कर पाए। ऐसे लोगों को ही तैयार करना केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख उद्देश्य रहा।
हालांकि हम लोगों ने इतिहास के माध्यम से इस बात के बारे में भी जानकारी हासिल की कि अंग्रेजों के अतिरिक्त भारत देश में और भी कई प्रकार की बाहरी शक्तियां आई थी, जैसे कि डच हुए, पुर्तगाली हुए, फ्रांसीसी हुए आदि। लेकिन वह सब अंग्रेजों के आगे अपनी शासन सत्ता को नहीं कायम कर सके। तो लगभग 350 वर्षों का कालखंड अंग्रेजों के अधीन था पूर्णतया। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि अंग्रेज लोग भारतीयों को शिक्षित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य भारतीयों को शिक्षित करना नहीं बल्कि भारत की जो अपार धन संपदा थी उसका दोहन करना, उससे स्वयं की और इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था। इसलिए उन्होंने भारत की जो प्राकृतिक संपदा थी उसका भी पर्याप्त रूप से दोहन किया। उससे भारत की सांस्कृतिक और भारत की जो नैसर्गिक विरासत थी उन दोनों को नुकसान भी पहुंचाया उन लोगों ने। और इसी उद्देश्य को लेकर के वे लगातार आगे भी बढ़ रहे थे। लेकिन अपने भारत देश में भी कुछ ऐसे लोग थे कि जो उनकी चालाकी से पूर्णतया परिचित थे और उन्होंने उनकी नीतियों का विरोध भी करना प्रारंभ कर दिया था। तो देखिए, 1600 के आसपास से लेकर के अंग्रेजों का शासन हमारे भारत देश में स्थापित होना प्रारंभ हो चुका था। लेकिन प्लासी के युद्ध से अंग्रेजी शासन की नींव भारत में काफी मजबूत हो चुकी थी। उसके बाद में फिर भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका भी जो प्रचार प्रसार था, उसकी जो एक रूपरेखा तय करनी थी वो भी अंग्रेजों के द्वारा ही तय की जाती थी और पूर्णतया अंग्रेजी आदर्शों पर ही निर्भर थी। इसी क्रम में 1896 के आसपास अपने देश के और वो भी गुजरात के एक शासक थे जो कि उस समय पर विशेष करके बड़ौदा प्रांत के शासक थे। उन्होंने अपने प्रांत के कुछ गांवों की जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था थी उसको निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया था। हालांकि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने की मांग अंग्रेजों से भारतीय नागरिकों के द्वारा होती रही, लेकिन उनके द्वारा ऐसा किया नहीं गया। तो जब 1896 में महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने प्रांत के कुछ गांवों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से लागू किया, तो उससे प्रेरित होकर के अपने भारत देश के कई राजनेताओं ने इस ओर अंग्रेजी सरकार का ध्यान भी आकृष्ट किया। लेकिन अंग्रेजों की मंशा चूंकि भारतीयों को शिक्षित करने की थी नहीं, केवल अपना काम चलाना ही उनका प्रमुख ध्येय रहा। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क कर दें। 1904 में जब लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति के बारे में लोगों को जानकारी देने का कार्य किया, शिमला में उसने एक शिक्षा का सम्मेलन किया। उसमें भी कोई ऐसी स्पष्ट नीति उसके द्वारा नहीं बनाई जा सकी कि जिससे पूर्णतः भारतीय सहमत, बल्कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति से भारतीय और भी आशंकित हो गए। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बहुत विस्तार से नहीं बता रहा हूं अंग्रेजी शिक्षा के बारे में, क्योंकि आपको इसी सेमेस्टर में ही एक दूसरा प्रश्न पत्र है, उसका नाम है
प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसके अंतर्गत भी आपको इसके बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर केवल सिर्फ जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए ही प्रयास किए गए हैं उसके बारे में ही हम सबको जानकारी हासिल करनी है। तो देखिए, जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति थी उससे भी भारतीय पूर्णतया सशंकित थे। इसी बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी होने लगे और उसका प्रमुख उद्देश्य यही रहा कि जिसके माध्यम से जो है भारत के लोगों में चेतना का संचार हो और भारतीय भी अपने हित के प्रति सजग हों, सतर्क हों, उद्वेलित हों, उत्प्रेरित हों। कुल मिलाकर के 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत में राष्ट्रीयता की भी उदात्त तरंगें हिलोरे लेने लगी थी। अनेक समाज सुधारकों और राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा शिक्षा के लिए भी अनेक प्रकार के प्रयास किए जाने लगे थे। इसी के परिणाम स्वरूप श्रीमती एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती आदि लोगों के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाते रहे। तो इस तरीके से 1910 तक आते आते जो हमारे भारत देश की प्राथमिक शिक्षा थी उसको और अधिक मजबूत करने के लिए प्रयास होते रहे। 1911-12 में जब जॉर्ज पंचम महोदय का भारत में आगमन होता है तो जॉर्ज पंचम महोदय के द्वारा भी ऐसी बातें स्पष्ट रूप से कही जाती हैं कि भारत में शिक्षा का पर्याप्त रूप से प्रचार प्रसार अभी किया जाना अवशेष है और ये कार्य तीव्र गति से होना चाहिए। भारत में विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो देखिए, उसी 1910 और 1911 के आसपास में गोपाल कृष्ण गोखले महोदय के द्वारा भी महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के प्रयासों को, जो कि उन्होंने 1896 से ही करना प्रारंभ कर दिया था, उसको लेकर के और अधिक लोगों में भी सजगता उत्पन्न करने का कार्य भी होता रहा। और इस तरीके से उन्होंने केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया कि भारत में शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाया जाए। हालांकि उनके उस प्रस्ताव को केंद्रीय धारा सभा के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन उसके अस्वीकार किए जाने के बावजूद भी गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ने ऐसा कहा था कि मुझे इस बात के बारे में जानकारी थी कि दिवस के अवसान के पहले ही हमारे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाएगा, लेकिन आज की परिस्थितियों में हर भारतीय अपनी असफलताओं से भी भारत की सेवा कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि उनके द्वारा जो प्रयास किए गए उसको फिर आगे चल करके बाद में लागू किया गया। इसी प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने की ही कड़ी में महात्मा गांधी के द्वारा बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम अर्थात जिसको कि हम लोग नई शिक्षा की तालीम के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग जो है बेसिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, जिससे हम लोग वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं, उसको भी भारत में लागू किया गया। और उसके बाद फिर भारत में सार्जेंट आयोग भी बना। उसने भी तमाम प्रकार के सुझाव दिए 1944 में, और फिर आगे चल करके 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद होता है। तो ये एक संक्षिप्त रूपरेखा रही जो कि अंग्रेजों के समय में कुछ प्रयास भारतीय शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए किए जाते रहे। उसमें भी विशेष करके भारतीय जो राजनेता थे उनका ही योगदान था। अंग्रेजों के द्वारा कुछ विशेष प्रयास विशेष करके प्राथमिक शिक्षा के लिए
नहीं किए गए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसा पढ़ेंगे कि 1947 के बाद अर्थात स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए किस प्रकार के प्रयास किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद।